प्राचीन भारत से अंग्रेजों के आने तक कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जहां सोना मिट्टी की तरह मिलता था, जहां ज्ञान मंदिरों में नहीं विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था, जहां विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और दर्शन पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते थे। ये कोई कहानी नहीं, ये मेरा भारत था। लेकिन सवाल यह है, ऐसा महान देश गुलाम कैसे बना और फिर आजादी तक की यह यात्रा कैसे शुरू हुई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की आजादी की कहानी का पहला अध्याय, प्राचीन भारत से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक। यह कहानी है गौरव की, धोखे की और धीरे धीरे बढ़ती हुई गुलामी की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर भारतीय को यह जानना चाहिए कि हम गुलाम कैसे बने। हजारों साल पहले भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार एक समय ऐसा था जब दुनिया की कुल संपत्ति का 25% हिस्सा भारत के पास था। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? क्योंकि यहां सोना, चांदी, हीरे, मसाले थे। खेती उन्नत थी, व्यापार पूरे विश्व से होता था, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। जब यूरोप अंधकार युग में था, तब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान थे, जहां गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति पढ़ाई जाती थी। दुनिया भर से छात्र भारत पढ़ने आते थे। भारत सिर्फ धनवान ही नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद मजबूत था। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों ने भारत की आत्मा को आकार दिया। यहाँ का समाज कर्तव्य, धर्म और नैतिकता पर आधारित था। भारत कभी एक देश नहीं था, बल्कि कई राज्यों का समूह था। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल, पांड्य, राजपूत, मराठा साम्राज्य। हर राजा अपने राज्य का शासक था, लेकिन भारत की संस्कृति एक थी। यही एकता भारत की ताकत थी। भारत शक्तिशाली था, लेकिन एक कमजोरी थी, आपसी फूट। राज्य आपस में लड़ते थे, राजा एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाया विदेशी आक्रांताओं ने। सबसे पहले हूण तुर्क मंगोल अफगान आए, फिर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। उन्होंने मंदिर लूटे, संपत्ति छीनी, शासन स्थापित किया। लेकिन फिर भी भारत पूरी तरह गुलाम नहीं हुआ। मुगलों ने भारत में मजबूत शासन, प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अकबर जैसे शासक धार्मिक सहिष्णु थे, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, राज्य टूटने लगे और एक बार फिर भारत बिखरने लगा। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। समुद्र के रास्ते विदेशी व्यापारी भारत पहुंचे। 1498 में वास्को द गामा पुर्तगाल से भारत पहुंचा। उसे चाहिए थे मसाले, रेशम, कपड़ा। भारत का व्यापार दुनिया में सबसे मूल्यवान था। भारत में आए पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सभी का एक ही उद्देश्य, भारत से धन कमाना। शुरुआत सिर्फ व्यापार से हुई। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। यह कंपनी कपास, मसाले, चाय, रेशम का व्यापार करती थी। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में फैक्ट्रियां बनाई, गोदाम बनाए, किले बनाए। शुरुआत में भारतीय राजा अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी समझते थे। अंग्रेज मीठी बातें करते, उपहार देते, दोस्ती दिखाते। राजाओं ने सोचा, ये तो व्यापार करने आए हैं, इनसे क्या खतरा? यही सबसे बड़ी भूल हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच था, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, धोखे से जीता गया। मीर जाफर का विश्वासघात। मीर जाफर ने नवाब को धोखा, अंग्रेजों का साथ दिया और यहीं से भारत की राजनीतिक गुलामी शुरू हुई। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने टैक्स वसूली शुरू की, सेना बनाई, कानून बनाए। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे शासक बन चुके थे। धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा उनके कब्जे में आ गए। अंग्रेजों का शासन, किसानों पर अत्याचार भारी कर भूखमरी लाखों लोग अकाल में मारे गए। लेकिन अंग्रेज भारत का धन इंग्लैंड भेजते रहे। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं? प्लीज सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे की कहानी की बात करें। सोचिए, अगर कोई आपके धर्म का अपमान करे, आपके वेतन में भेदभाव करे, आपसे जबरदस्ती गुलामी कराए, तो आप क्या करेंगे?
सत 1857 में भारत के सैनिकों और जनता के सामने यही सवाल खड़ा था। यह कोई छोटा विद्रोह नहीं था, यह था भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई। अंग्रेज इसे सेपोय म्यूटिनी कहते हैं, लेकिन भारत इसे जानता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसकी शुरुआत कैसे हुई मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, और क्यों यह क्रांति असफल हो गई, वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देगी। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा जमा लिया। कंपनी राज का सच भारी लगान, किसानों का शोषण, भारतीय उद्योग बर्बाद, अंग्रेज अफसरों की ऐश भारत का धन जहाजों में भर भर कर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में 99% सैनिक, भारतीय अफसर सिर्फ अंग्रेज भारतीय सैनिक, कम वेतन, कोई सम्मान नहीं, नस्लीय भेदभाव। यहीं से नफरत की आग धीरे धीरे जलने लगी। चलिए अब जान ले कि 1857 की क्रांति के क्या कारण था। पहला कारण था राजनीतिक कारण, राजा महाराजाओं के राज्य छीने गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी दत्तक नीति, झांसी, अवध जैसे राज्य हड़पे गए। दूसरा कारण आर्थिक कारण, किसानों पर भारी कर, कारीगर बेरोजगार, भारतीय उद्योग नष्ट। तीसरा कारण धर्म में हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों की जबरन गतिविधियां, भारतीय परंपराओं का अपमान। और चौथा कारण भारतीय सिपाहियों से भेदभाव, विदेश भेजने का डर, नई राइफल और कारतूस विवाद। सन 1857 में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल दी। इस राइफल का कारतूस मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सिपाहियों ने मना किया, अंग्रेजों ने सजा दी। यहीं से चिंगारी भड़क उठी। 29 मार्च 1857 स्थान बैरकपुर। मंगल पांडे एक साधारण भारतीय सिपाही, लेकिन उस दिन उसने इतिहास बदल दिया। उसने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई, खुलेआम विद्रोह किया। यह पहली बार था जब किसी सिपाही ने डर को तोड़ दिया। मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी मौत लाखों दिलों में आग लगा चुकी थी। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अंग्रेज अफसर मारे गए, विद्रोह फैल गए, सिपाही पहुंचे। दिल्ली बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल सम्राट, प्रतीकात्मक नेता सिपाहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन गई। अब यहां से रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका शुरू होती है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने झांसी हड़प ली, दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठी, तलवार उठाई, अंग्रेजों से लड़ी, वीरगति। 1858 में ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई। आज भी भारत उन्हें नमन करता है। तात्या टोपे रणनीतिकार, अंग्रेजों को छकाया। नाना साहब कानपुर विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े। बेगम हजरत महल, अवध की शेरनी, लखनऊ में नेतृत्व। यह क्रांति राजाओं और जनता दोनों की थी। अंग्रेजों ने गांव जलाए, निर्दोषों को मारा, पेड़ों पर फांसी दी, पूरे भारत में डर का माहौल बना दिया गया। लेकिन फिर भी लोग झुके नहीं। 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई? यह सबसे जरूरी सवाल है। पहला, कोई एक नेतृत्व नहीं। दूसरा, सीमित क्षेत्र तक क्रांति। तीसरा, आधुनिक हथियारों की कमी। चौथा, कुछ राजाओं की गद्दारी। और पांचवा, जनता का पूर्ण संगठन नहीं। लेकिन असफल होने के बावजूद यह क्रांति बेकार नहीं गई। 1857 का प्रभाव की देखे, अंग्रेज समझ गए भारत पर राज करना आसान नहीं। कंपनी राज समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन। राष्ट्रीय चेतना का जन्म। यहीं से आजादी की लड़ाई नई दिशा में बढ़ी। 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ों पर लटकी फांसियां थीं, गांव के गांव उजड़ चुके थे। अंग्रेजों को लगा अब भारत कभी सिर नहीं उठाएगा। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए, भारत हार कर भी सीख गया था। अब लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जानी थी, अब लड़ाई विचारों की थी, संगठन की थी, राजनीति और कानून की थी। और यहीं से शुरू हुआ भारत की आजादी का सबसे समझदार और निर्णायक दौर। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल नहीं सकती।
1858 का ऐतिहासिक फैसला, कंपनी राज समाप्त भारत, सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रानी विक्टोरिया का शासन। रानी विक्टोरिया ने घोषणा की, हम भारतीयों के धर्म, परंपरा और अधिकारों का सम्मान करेंगे। लेकिन हकीकत, शोषण, पहले से ज्यादा नस्ल भेद, खुलकर भारतीयों को सत्ता से दूर रखा गया। अंग्रेजों ने भारत में कानून बनाए, अदालतें बनाई, प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। ऊपर से सब कुछ सभ्य लगता था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम अंग्रेजों के फायदे के लिए बना था। भारतीयों के साथ भेदभाव, ऊंचे पद, सिर्फ अंग्रेजों के लिए भारतीयों को क्लर्क और बाबू बनाया गया, एक ही काम, लेकिन वेतन अलग। यहीं से पढ़े लिखे भारतीयों ने सोचना शुरू किया, हम इतने सालों से गुलाम क्यों हैं? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत में आधुनिक शिक्षा शुरू की, अंग्रेजी भाषा, कानून, प्रशासन, पश्चिमी विचार। लेकिन यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार कर दिया जो सवाल पूछना जानता था। नया मध्यम वर्ग, वकील, शिक्षक, पत्रकार, डॉक्टर। अब भारत में राष्ट्रीय चेतना जन्म ले रही थी। अखबारों ने भारत को जगह दिया। प्रमुख अखबार, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा हिंदू, इन अखबारों ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, जनता को सच बताया, देशभक्ति फैलाई। अब आजादी केवल सपना नहीं रही। अब सवाल उठा, क्या हम अलग अलग आवाज उठाते रहेंगे या एक मंच पर एकजुट होंगे? भारत को चाहिए था एक राष्ट्रीय संगठन, एक साझा मंच, एक संवैधानिक आवाज, और इसी सोच से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 28 दिसंबर 1885, बॉम्बे यानी मुंबई। संस्थापक A.O. ह्यूम, यानी एक अंग्रेज अधिकारी। लेकिन ध्यान दीजिए, संगठन भारतीय था, उद्देश्य भारतीय था, आत्मा भारतीय थी। पहला अधिवेशन, केवल 72 प्रतिनिधि, पूरे भारत से आए नेता। पहली बार राष्ट्रीय मंच, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कांग्रेस का उद्देश्य उस समय आजादी नहीं था, उस समय लक्ष्य था भारतीयों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, प्रशासनिक सुधार, भारतीयों की भागीदारी, न्याय और समानता। यह दौर कहलाया नरमपंथी युग, यानी मॉडरेट फेज। नरमपंथी नेताओं का मानना था, अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, अगर हम शांति से बात करें तो वे सुधार करेंगे। उनका तरीका, याचिकाएं, प्रार्थनाएं, झापन। आज यह तरीका कमजोर लगता है, लेकिन उस समय यही सबसे सुरक्षित रास्ता था। दादा भाई नौरोजी, उन्हें कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ड्रेन थियरी, यानी धन की निकासी सिद्धांत। उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया भारत का पैसा कैसे इंग्लैंड भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत गरीब इसलिए नहीं है कि वह कुछ पैदा नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसकी कमाई लूट ली जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत आर्थिक हमला थी। गोखले, शांत, समझदार, सिद्धांतवादी, उन्होंने शिक्षा और सुधारों पर जोर दिया। उनका मानना था राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, जन कल्याण है। गांधी जी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। अब तक की राजनीति शांत थी, लेकिन भारत में एक वर्ग बेचैन हो चुका था, और तभी सामने आए बाल गंगाधर तिलक। उनका नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा नहीं, चुनौती थी। तिलक ने कहा, भीख मांगकर आजादी नहीं मिलती। उन्होंने जनता को राजनीति से जोड़ा, त्योहारों को आंदोलन बनाया, शिवाजी और गणेश उत्सव को राष्ट्रीय मंच दिया। अब आजादी शहरों से निकलकर गांव तक पहुंचने लगी। कांग्रेस में मतभेद बढ़े। नरम दल गोखले, नौरोजी शांत सुधार, गरम दल तिलक आंदोलन विरोध। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। अंग्रेज खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था यह टूट नहीं, ताकत का पुनर्गठन था। इस दौर में छात्रों में जागृति, युवाओं में जोश, महिलाओं की भागीदारी। भारत अब सोया हुआ देश नहीं था। 1857 की हार के बाद भारत ने फिर खड़ा होना सीखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को एक मंच दिया, विचारों को दिशा दी, जनता को राजनीति सिखाई। यह दौर आजादी की लड़ाई का बुद्धिमान चरण था। लेकिन अब भारत एक ऐसे नेता के लिए तैयार था जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर सके। और दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।